Good morning, students. Welcome to class 11th, Microeconomics. We are doing chapter number 4, Elasticity of Demand. Elasticity of Demand जो बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं डिमांड से ही जुड़ा हुआ है. Yesterday we have done the factors affecting elasticity of demand. कल हमने बेटा वो सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे जिसकी वजह से डिमांड की इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है. जब हमने कहा था कि इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो चेंज होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है, उसकी हमने डिग्री भी देखी थी. 5 तरह की डिग्रीज होती हैं. ED is equals to infinity, ED is equals to 0, ED is greater than 1, ED is less than 1 and ED is equals to 1. तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी की वैल्यू कभी भी एक जैसी नहीं रहती है. इसका मतलब वो चेंज होती रहती है. तो अगर वो चेंज होती है बेटा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो ऐसे रहे होंगे उनके पीछे जिसकी वजह से वो वैल्यू चेंज होती है. तो वही फैक्टर्स हमने कल पढ़े थे. तो लेट अस रिवाइज इट क्विकली. दोबारा देख लेते हैं एक बार. क्विक रिवीजन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या क्या फैक्टर्स थे जो हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते थे? फर्स्ट वाज नेचर ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर कैसा है? क्या वो हमारी नेसेसिटी है, नेसेसरी गुड है, या वो हमारा लग्जरी गुड है? तो उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर वो हमारी नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी, और अगर वो लग्जरी गुड है तो उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होगी. देन सेकंड वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? हाईली इलास्टिक, चेंज हो जाएगी. बट अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी. देन इनकम लेवल. इनकम लेवल से भी हमारी इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है. पीपल बिलोंग्स टू हाई इनकम ग्रुप. जिन लोगों की इनकम हाई होती है तो उनके लिए इलास्टिसिटी लेस होती है क्योंकि वो डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं करेंगे. बट पीपल बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम कम होती है उनके लिए डिमांड की इलास्टिसिटी हाई होगी. क्यों? अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस विल लीड टू अ चेंज इन द डिमांड. देन फोर्थ वन वाज लेवल ऑफ प्राइस. प्राइस लेवल पर भी डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी उसकी. क्या गुड हमारा एक्सपेंसिव है या इनएक्सपेंसिव है? अगर गुड हमारा बेटा एक्सपेंसिव है तो उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी. बट अगर गुड इनएक्सपेंसिव है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी. फिफ्थ वाज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी. बट अगर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी. सिक्स्थ इज नंबर ऑफ यूजेस. अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजर, वो कमोडिटी बहुत अलग अलग तरह के यूजेस के लिए, पर्पस के लिए यूज करी जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी बेटा हाई होगी. जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा हम उसे सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए ही यूज करेंगे. बट अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके यूज ऑलरेडी पहले से ही रेस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत कम है, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस होगी क्योंकि हम उसे पहले ही कम यूज कर रहे हैं. सेवंथ इज पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट. हमारी इनकम का कितना पोर्शन उस गुड पर स्पेंड होता है, कितना खर्च होता है. अगर हमारी इनकम का बहुत अच्छा, बहुत हैवी पोर्शन उस गुड के कंजम्पशन पे खर्च होता है तो इलास्टिसिटी बेटा हाई होगी. बट अगर हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन उस पर खर्च होता है तो इलास्टिसिटी उसकी कम होगी, हमारी इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगी ज्यादा. एथ वन वॉज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड में बेटा हमने पहले ही कहा था टाइम पीरियड में दो तरह का टाइम हो सकता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन. शॉर्ट रन यानी कम समय में डिमांड इजीली चेंज नहीं हो पाती तो इलास्टिसिटी लेस होगी. बट लॉन्ग रन लंबे समय में हमारी डिमांड या हम अपनी डिमांड को इजीली चेंज कर सकते हैं तो इसीलिए इलास्टिसिटी हाई होगी. एंड द लास्ट वन वाज हैबिट. हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की हैबिट.
इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कंज्यूमर की हैबिट पर भी। अगर कमोडिटी, वो पर्सनल कमोडिटी कंज्यूमर की हैबिट है, अगर कमोडिटी हैबिचुअल नेचर में है कंज्यूमर की, एज द कमोडिटी इज हैबिचुअल इन नेचर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को उस कमोडिटी की आदत है तो उसे अपनी आदत बदलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इलास्टिसिटी लेस होगी, ज्यादा डिमांड चेंज नहीं हो पाएगी। बट इफ द कमोडिटी इज नॉट इन हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूमर की हैबिट में नहीं है, उसे उसकी आदत नहीं है, एडिक्शन नहीं है, तो डिमांड इजीली चेंज हो सकती है। So that was the concept of factors affecting elasticity of demand, which we have already learned or discussed in our previous lecture. Now, today we are going to start our numerical portion. आज बेटा हम अपना इसका numerical portion start करेंगे, but before starting the numericals, we have to revise the formulas by which we can do the numericals. हमें formulas revise करेंगे एक बार। formulas हमें याद है, क्या थे हमारे फॉर्मूले? दो फॉर्मूले हैं बेटा, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला था एक, और एक प्रपोर्शनेट मेथड था। तो परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और फॉर्मूले में भी एक माइनस लगा देंगे। एक फॉर्मूला तो बेटा ये था, और सेकंड फॉर्मूला था प्रपोर्शनेट मेथड का, तो जहां हमने कहा ईडी दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और फॉर्मूले में फिर से माइनस लगा देंगे। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज बाय विच वी कैन डू अवर न्यूमेरिकल्स। ये दो फॉर्मूलेज हैं बेटा जहां से या जिनकी हेल्प से हम अपने न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्वेश्चन। व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, जब किसी भी गुड का प्राइस था 10, तो एक छोटा सा शेड्यूल बना लेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए हम पी और क्यू करके। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, जब प्राइस कितना था 10 रुपीज, तो प्राइस था 10, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट, डिमांड कितनी थी 100 यूनिट, तो जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी 100, तो यहां मैंने शेड्यूल में लिख दिया 100। As the price falls to 8 per unit, as the price falls to ₹8 per unit, प्राइस फॉल होकर कितना हो गया है, प्राइस फॉल्स 2, करेक्ट। 2 का मतलब क्या होता है बेटा, नया वाला प्राइस क्या है, तो यहां दो टर्म्स यूज करेगा, एक तो करेगा 2 और एक करेगा बाय। 2 का मतलब है न्यू फिगर, और बाय को आप कह सकते हो चेंज, ये चेंज है। तो द क्वेश्चन इज सेइंग एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट, प्राइस फॉल होकर कितना हो गया है 8, तो ये 8 है। अगर क्वेश्चन कहता एज द प्राइस फॉल्स बाय 8 पर यूनिट, प्राइस फॉल हो गया है 8 से, बाय कहा तो इसका मतलब चेंज कितने का है 8 का, तो अगर पहले 10 था अब 8 हो गया है, 8 से कम हो गया, तो इसका मतलब नया प्राइस क्या होता 2 होता। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट, और डिमांड एक्सपेंड होकर कितनी हो जाएगी, डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट, तो नई वाली डिमांड हो गई 150। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव टू कैलकुलेट ईडी, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है हमें। तो बेटा क्वेश्चन ने अगर मेथड कोई भी नहीं बताया तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तो वी आर यूजिंग प्रपोर्शनेट मेथड बिकॉज इट इज सिंपल, वो सिंपल है इसलिए। तो ईडी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लगाएंगे माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ED इज इक्वल टू माइनस P का मतलब बेटा इनिशियल प्राइस इज 10, Q इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 100 इंटू डेल्टा Q का मतलब है Q में कितना चेंज आया, पहले था 100 अब है 150, तो नई वाली में से पुरानी वाली फिगर माइनस करो, 150 माइनस 100 50 पॉजिटिव। डेल्टा पी मतलब पी में कितना चेंज है, ये प्राइस का चेंज, तो 8 माइनस 10 इज -2, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल करो, इस 0 से ये 0 कैंसिल करो, तो हमारा बचेगा 5/2 दैट इज ईडी इज इक्वल टू 2.5। ईडी की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 2.5, मीन्स ईडी इज ग्रेटर देन 1,
that is highly elastic demand. हाईली इलास्टिक डिमांड, जब ईडी की वैल्यू हमारी 2.5 आई है, इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब डिमांड कैसी होगी? हाईली इलास्टिक डिमांड। तो डिग्री क्या है? हाईली इलास्टिक डिमांड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। अब तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें क्या करना है? हमें सिंपल इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। द क्वेश्चन इज गिविंग द एंटायर इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन लिसन द क्वेश्चन वेरी अटेंटिवली। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹5 पर केजी, जब शुगर के प्राइस से 5 पर केजी, तो फिर से एक छोटा सा शेड्यूल बना लेंगे पी और क्यू का। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज 5 पर केजी, तो प्राइस है 5, इट्स डिमांड इज 50 केजी। तो जब प्राइस 5 था तो डिमांड थी बेटा 50। व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5 पर केजी, अब ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर केजी, क्या मतलब है इसका बाय का? देखो यहां इन्होंने कहा है बाय, दो चीजें बताई थी अभी, बाय और टू। व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5 पर केजी, बाय का मतलब होता है चेंज, तो राइज मतलब बढ़ गया। प्राइस कितने से बढ़ गए? 5 रुपए से बढ़ गए। अगर पहले 5 थे और अब 5 रुपए से बढ़ गए, तो इसका मतलब प्राइस हो कितने गए हैं? 10। अच्छा बेटा, अगर ये कहता है व्हेन प्राइस राइजेस 2.5 या 2.7 पर यूनिट पर केजी, तो ये 7 होता। इट्स डिमांड फॉल्स बाय 10 केजी। आगे कह रहा है इट्स डिमांड फॉल्स बाय 10 केजी। फिर से बाय आ गया, इसका मतलब चेंज। उसकी डिमांड, फॉल का मतलब कम हो गई, बाय मतलब चेंज, कम हो गई कितने से? 10 केजी से, 10 केजी से कम हो गई। अगर पहले 50 थी, अगर 10 कम हो गई, तो अब नई कितनी हो गई होगी? 40। कैलकुलेट ईडी, फॉर्मूला यूज करो। ईडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, माइनस P is 5, Q is 50 इंटू डेल्टा Q। चेंज कितने का आया है? 40 माइनस 50, दैट इज माइनस 10। डेल्टा P 10 माइनस 5 इज 5। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो यहां बचेगा 1/5, दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 0.2। ED is 0.2। अगर बेटा हमारी ED की वैल्यू 0.2 है, तो इसका मतलब 1 से कम है, तो हम यहां कहेंगे therefore ED is less than 1, less elastic demand। तो डिमांड कैसी होगी बेटा? लेस इलास्टिक। ये हम कमेंट कर रहे हैं ऑन द डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी। जो हमारा आंसर आया है उससे हमने कमेंट कर दिया कि इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, तो ये कैसी इलास्टिसिटी है? तो इट इज लेस इलास्टिक डिमांड। मूविंग एट टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट। डिमांड जो है फॉल होकर कितनी हो गई है? फॉल्स टू 240 यूनिट। फॉल होकर 240 हो गई, मतलब नई वाली डिमांड बता रहा है ये। डिमांड फॉल्स टू 240 यूनिट, कम होकर 240 हो गई है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 240। इन रेस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2। जब प्राइस 2 रुपए से बढ़ गए थे, तो प्राइस में कितना चेंज आया? 2 का। तो यहां लिख दो बेटा बीच में +2, इस लाइन के बीच में, कि प्राइस 2 रुपए से बढ़ रहे हैं। इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट, अगर ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? 300 यूनिट। एट अ प्राइस ऑफ ₹20, ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ ₹20। जब प्राइस कितने थे? 20। प्राइस 20 थे, डिमांड 300 थी। नई डिमांड क्वेश्चन ने बता दिया 240, और प्राइस कितने से बढ़े हैं? यहां मैंने बीच में लिखा हुआ है बेटा +2।
यानी 20 प्लस 2 दैट इज 22। नए प्राइस कितने हो गए होंगे? 22 हो गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने बेटा, हमें नीचे की इंफॉर्मेशन पहले दे दी और ओरिजिनल वाली इंफॉर्मेशन बाद में दी है। यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए स्टूडेंट सभी। The answer is of this question is ED is equals to 2। इलास्टिसिटी है बेटा इसकी 2। Next, moving ahead towards question number 4. Now, the question is saying that elasticity of demand is given. अब क्या होगा बेटा, इलास्टिसिटी गिवन होगी, कोई हमसे फिगर कैलकुलेट करवाएंगे। अभी तक क्या था, डिमांड और प्राइस हमें दे रहे थे और हमसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करा रहे थे। डेट वाज वेरी मच सिंपल। अभी भी सिंपल ही है। क्या करेंगे, अगर ये हमसे सारी फिगर देके इलास्टिसिटी निकलवा रहे हैं तो इसका मतलब ये इलास्टिसिटी देके कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट भी करा सकते हैं। हाँ, अगर हमें चारों टर्म्स गिवन थी तो हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर दी, बट अगर हमें इलास्टिसिटी गिवन है तो हम कोई भी मिसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 इज 100 यूनिट। द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 इज 100 यूनिट। जब प्राइस 4 थे तो डिमांड थी 100 यूनिट्स की। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, यानी प्राइस बढ़ रहे हैं। तो यहां मैं बीच में जो लाइन है इसके बराबर में प्राइस की तरफ लिख दूं प्लस, कि कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ रहा होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट। टर्म पर ध्यान दोगे बेटा, इन्होंने कहा है डिमांड फॉल्स टू का मतलब क्या है, नई वाली डिमांड। नई डिमांड कितनी हो गई, 75 यूनिट। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, कह रहे नया प्राइस बता दो हमें, मतलब ये वाली फिगर नहीं दी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है नए प्राइस पर। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, इन्होंने हमें ईडी दी है, ईडी इज इक्वल टू -1। ईडी की वैल्यू क्या है, -1 है। यूज करें फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। और यहां हम फॉर्मूले में खुद का ही माइनस लगाते हैं। ईडी है आपकी -1, तो ईडी की जगह रख दिया -1। पी फॉर्मूले का माइनस लगाओ, पी का मतलब इनिशियल प्राइस दैट इज 4, क्यू 100 इंटू डेल्टा क्यू, क्यू में कितना चेंज आया, माइनस का 25। डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंज आया नहीं पता, क्योंकि मुझे नया प्राइस नहीं पता और वही कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा पी एज इट इज रख दिया, क्योंकि हम डेल्टा पी यानी प्राइस का बेटा चेंज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे नया प्राइस नहीं पता है। तो -1 इज इक्वल टू, कैंसिल करो, 25 1, 25 4, 4 4, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन डेल्टा पी। 1 अपॉन डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू 1। डेल्टा पी क्या आ गया बेटा आपका 1। प्राइस में कितना चेंज आया है 1 का। दूसरी चीज बेटा, जब ये इलास्टिसिटी माइनस में दे रहे हैं तो या तो आप फॉर्मूले में माइनस मत यूज करिए या इलास्टिसिटी को पॉजिटिव रख लीजिए, क्योंकि हम तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होती। पर क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने हमें इलास्टिसिटी माइनस में दी है। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी को पॉजिटिव ही रखा है 1, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में माइनस यूज करा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इलास्टिसिटी माइनस में दे रखी है तो या तो फॉर्मूले में माइनस मत लगाइए, जो इनिशियली आप माइनस लगाते हैं वो वाला, ये इलास्टिसिटी को पॉजिटिव रख लीजिए। तो डेल्टा पी इज 1 पॉजिटिव आ गया, क्यों, अगर आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए। तो डेल्टा पी आ गया 1 और प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर इनिशियल पी मुझे चाहिए P1, P1 का मतलब है न्यू प्राइस। P1 कैसे पता चलेगा, अब इनिशियल पी प्लस डेल्टा पी।
क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे ऑलरेडी बताया कि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा डेल्टा पी जो है पॉजिटिव आना चाहिए। P1 का मतलब है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैसे पता चलेगा? अगर मैं पुराने प्राइस में प्राइस का चेंज प्लस कर दूं, पुराने प्राइस को मैंने कहा P और चेंज को कहा डेल्टा P। द ओल्ड या इनिशियल प्राइस वाज 4, डेल्टा P वाज 1, तो न्यू प्राइस P1 इज इक्वल टू ₹5। P1 कितना हो गया बेटा? 5 रुपीज। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, जैसे क्वेश्चन हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करवाता है सारी फिगर्स देके, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे कोई ना कोई फिगर कैलकुलेट करा सकता है इलास्टिसिटी देकर। दूसरी बात बेटा, जब क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी गिवन होती है तो ध्यान रखना है कि वेदर द इलास्टिसिटी इज गिवन इन नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसके लिए सिंपल सी बात यही है, हमें तो ये पता है कि हम फॉर्मूले में माइनस यूज करते हैं, तो बस आप ये ध्यान रखो इलास्टिसिटी अगर क्वेश्चन में माइनस गिवन है या पॉजिटिव गिवन है, आपको तो यहाँ पॉजिटिव ही लिखनी है बस। डोंट बी कंफ्यूज कि सर यहाँ माइनस दे रखी है, हम फॉर्मूले में माइनस कब लगाएं कब ना लगाएं, तो कंफ्यूजन का पार्ट ही हटा दो यहाँ से। चाहे क्वेश्चन इलास्टिसिटी माइनस में दे पॉजिटिव में दे, आप ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा इलास्टिसिटी पॉजिटिव रखेंगे। क्वेश्चन में आप इनिशियल माइनस लगाएंगे अपना, जैसे आप लगाते हैं। So it is the numerical which is based on the missing figure. Next, question number 5. Price elasticity of demand of a product is unity. Price elasticity of demand of a product is unity. कह रहा है elasticity जो है वो unity है। unity का मतलब unit, और unit किसके इक्वल है? 1 के। तो डेट इज ED इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन इज गिवन दैट ED इज इक्वल टू 1। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये ना बताए कि ED की वैल्यू 1 है, वो ये उसका नाम बता रहा है कि इलास्टिसिटी जो है यूनिट है। अ हाउसहोल्ड बाइज 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट। जो हाउस होल्ड है वो 25 यूनिट खरीदता है एट अ प्राइस ऑफ 5। मतलब प्राइस कितने हैं? ओरिजिनल प्राइस है 5 और डिमांड कितनी है? 25। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस बाय ₹1, ध्यान से देखो बेटा फिर से, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस बाय ₹1, बाय का मतलब है चेंज, इस पे ध्यान रखना, चेंज। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस बाय ₹1, प्राइस जो है ₹1 से बढ़ गया, तो प्राइस की तरफ आओ और ये जो आपकी बीच वाली लाइन होती है ना, इस पे लिखो बिल्कुल इसके बराबर है +1। प्राइस ₹1 से बढ़ गए तो 5 + 1 दैट इज 6, नया प्राइस हो गया हमारा 6। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल इट द हाउसहोल्ड विल बाय एट दिस प्राइस। कह रहे कितनी क्वांटिटी वो प्रोडक्ट की परचेज करेगा इस प्राइस पर। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में Q1 गिवन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड द Q1। Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ED इज इक्वल टू P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और फॉर्मूले में लगा दिया माइनस। अच्छा बेटा आपको ये भी नहीं बताया कि क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ये ध्यान रखना लॉ ऑफ डिमांड हमेशा अप्लाई होगा। प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम होगी। यहां देखो प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या होगी? हमेशा कम। इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है, पॉजिटिव में गिवन है, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे और फॉर्मूले में ही माइनस यूज करेंगे। तो ED की जगह आप रख देंगे 1 माइनस P, P इज 5, Q इज 25 इंटू डेल्टा Q हमें नहीं पता, डेल्टा P 6 - 5 इज 1। 1 इज इक्वल टू 5 × 5, 5 × 25 माइनस डेल्टा Q अपॉन 5। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां जाएगा तो माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू 5, डेट मीन्स डेल्टा Q इज इक्वल टू -5। डेल्टा Q की वैल्यू है हमारी -5। माइनस का मतलब क्या है? दिस माइनस इंडिकेट दैट द चेंज इज नेगेटिव। डेल्टा Q, डेल्टा का मतलब है चेंज और Q का मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो -5 है। माइनस का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब क्वांटिटी जो है फॉल हो रही है। तो क्या करेंगे? Q1 निकालने के लिए Q1 इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा Q, क्योंकि डेल्टा Q नेगेटिव है। Q इज 25 माइनस 5, तो Q1 इज इक्वल टू 20 यूनिट। Q1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 20 यूनिट। तो ऐसे ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं
या तो हमसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कराएगा या हमसे कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट कराएगा। तो ये थे दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द formulas, percentage method or proposed method and the numericals of elasticity of demand. Again, numericals बेटा हमेशा हमें क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलता है elasticity of demand से, क्योंकि अभी हमारा जो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है ये अभी पहला ही उसमें न्यूमेरिकल आया है जो जहां पर हमने फॉर्मुलेज यूज करे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा। एक न्यूमेरिकल हमेशा क्वेश्चन में मिलता ही मिलता है। तो हमने दोनों तरह से न्यूमेरिकल देख लिए बेटा, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एंड व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर एंड व्हेन द इलास्टिसिटी इज गिवन। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।